हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी का फुल कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कंप्लीट थ्योरी, एक्सरसाइज सॉल्यूशन और इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द सोर्स ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स जो है वो है चार्ज। अगर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होगी। चार्ज के बिना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है। अब देखते हैं व्हाट इज चार्ज। चार्ज, इसका सिंबल होता है Q, कैपिटल Q। इट इज़ अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। चार्ज किसी भी मैटर का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होता है? सपोज ये हमारे पास ये पेन है, इस पेन की कुछ मास होगी, ठीक है। वैसे ही इस पेन में कुछ चार्ज भी होगा। फंडामेंटल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो प्रॉपर्टी जो हर मैटर में होता ही होता है। जैसे इस पेन का कुछ मास है तो इस पेन का कुछ चार्ज भी होगा। तो चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी। फंडामेंटल प्रॉपर्टी को आप सिर्फ मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो चार्ज की कोई डेफिनेशन नहीं होती, मास की कोई डेफिनेशन नहीं होती। अब आते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस पे। देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। और चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम्ब। लिख दे रहा हूँ, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब, जिसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ थ्री फंडामेंटल पार्टिकल। जितने मैटर हम जानते हैं वो सारे थ्री फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और एक थर्ड है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पर जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और इसका सिंबल होता है E माइनस। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब माइनस, ठीक है। प्रोटॉन, प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल और 1 प्रोटॉन का चार्ज होता है, प्रोटॉन को हम लोग P प्लस में, सिंबल है ये P प्लस इसका चार्ज होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है, बस साइन डिफरेंट होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव साइन आएगा, प्रोटॉन में पॉजिटिव साइन होगा। न्यूट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल n और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब हुआ 1 सेकेंड में किसी एरिया से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, और मैं मान लेता हूं कि इस एरिया से Q चार्ज फ्लो हो रहा है T सेकेंड में। T सेकेंड में Q चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट है? मैंने बोला है 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, T सेकेंड में Q चार्ज फ्लो हो रहा है। 1 सेकेंड में कितना फ्लो होगा? Q अपॉन T। तो यही है करंट। तो इस जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यहाँ पे करंट कितना है? Q अपॉन T। I इक्वल्स टू Q अपॉन T। I है करंट का सिंबल, ठीक है, जहाँ पे I करंट है, Q चार्ज है और T क्या है? टाइम है। तो किसी भी एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसी को कहते हैं, उस एरिया पे उतना इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे है। I करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है। SI यूनिट ऑफ करंट है एम्पियर। करंट को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं। वैसे अगर आप देखें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो कूलम्ब पर सेकंड को एक स्पेशल नेम दिया गया है जिसका नाम है एम्पियर, जो हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो करंट के SI यूनिट है एम्पियर। करंट मतलब 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए, अब इन दोनों को 1 1 कर दीजिए। अगर मैं मान लूँ कि इस एरिया से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा है तो कितना करंट होगा? 1/1, दैट इज 1 एम्पियर। तो वही है, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पासेस थ्रू अ प्लेस इन 1 सेकेंड द करंट देयर इज 1 एम्पियर। आई होप क्लियर हो गया। पहले हम समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने यहाँ पे एक वायर लिया है AB, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है।
तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच करंट तभी फ्लो करेगा जब उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर इनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब हम समझते हैं आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी। पॉइंट बी पे मैं रख रहा हूँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट का मतलब क्या, 1 पॉजिटिव चार्ज, मतलब मैंने यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा। तो अगर मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम का, इसको पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। मैंने क्या बोला, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। The potential difference between 2 points A and B is the work done per unit charge. बहुत important है, work done per unit charge in taking a charge from B to A। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जिस पॉइंट पे आप ले गए हैं चार्ज को उठा करके, उसको लिखेंगे पहले। पोटेंशियल डिफरेंस का असाइनमेंट होता है वोल्ट और इसका सिंबल होता है V। मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो है VA, ठीक है, और पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है वो है VB, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे चार्ज को उठा के ले गए हैं उसको लिखेंगे पहले VA माइनस, जिस पॉइंट से उठा के ले गए हैं उसको लिखेंगे बाद में VA माइनस VB। मैं मान लेता हूँ कि ये पोटेंशियल डिफरेंस V है। ये क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज पे कितना वर्क किया गया, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज मीन्स W/Q। तो यही है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, V इक्वल्स टू W/Q, जहाँ पे W क्या है, वर्क डन है, और Q क्या है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। W इज वर्क डन एंड Q इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। अगर आप चाहें तो इससे एक फार्मूला और निकल रहा है, W इक्वल्स टू Q इंटू B। न्यूमेरिकल में कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं इसका SI यूनिट क्या होता है। V इक्वल्स टू W/Q, W का वर्क डन का SI यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का कूलम, तो जूल पर कूलम होना चाहिए, तो उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, इसका सिंबल है V। अब हम डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट को। अगर मैं बोलूं कि 1 कूलम चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A तक ले जाने में हमें 1 जूल का वर्क करना पड़ रहा है, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 1 वोल्ट। फॉर्मूला क्या है, W/Q। W कितना है, 1 जूल, और चार्ज क्या है, 1 कूलम, दैट इज 1 वोल्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन टेकिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट, 1 पॉइंट मतलब जैसे यहाँ पे पॉइंट B है, टू अनदर A, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज 1 वोल्ट। आई होप आप लोग को पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं। उसके पहले हम समझते हैं कुछ चीज़ें, जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, इसको अगर सर्किट में हमें ड्रॉ करना तो कैसे ड्रॉ करते हैं, ये है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है निगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव वाले को बड़े लाइन से करते हैं और निगेटिव वाले को ऐसे करते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव है। यहाँ पे मैंने एक सर्किट लिया हुआ है, ठीक है, ये रियल सर्किट है, इसमें एक सेल जुड़ा हुआ है, एक बल्ब है। सर्किट का सिंपली मतलब होता है एक क्लोज्ड पाथ जिससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। अब जैसे ये सर्किट है, अब इसका अगर सर्किट डायग्राम बनाना तो कैसे बनेगा वो देखिए। अब देखिए, इस बैटरी, पहले हम बैटरी ड्रॉ करेंगे, जो सेल है ड्रॉ करेंगे। तो इस तरफ क्या है, माइनस वाला है तो छोटा वाला, ये प्लस वाला है तो ये प्लस वाला, ठीक है। इसको कहते हैं वायर, ये वायर है, यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, ड्रॉ कीजिए, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये है स्विच, ठीक है, ये था बैटरी, बैटरी को ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, ये बल्ब था। तो इसको कहते हैं ओपन सर्किट। ये सर्किट क्या है, ओपन सर्किट है।
दो तरह के सर्किट होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होता, जब तक ये स्विच बंद नहीं होगा कोई करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि सर्किट का मतलब ही होता है कि आपका ये क्लोज्ड पाथ होना चाहिए। यहाँ पे ओपन है तो ये नहीं होगा। अब इसको मैं सा क्लोज बनाता हूँ, क्लोज वर्जन। तो ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये बल्ब मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे जो स्विच था इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे जो स्विच था ये बंद कर दिया मैंने, ठीक है। सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब करंट ऐसा फ्लो होगा, ठीक है। इसमें तो कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे ये खुला हुआ है। इस केस में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो करंट ऐसे फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये था सेल को कैसे करते हैं रिप्रेजेंट, और ये था इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर सर्किट है तो सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं वो देख लिए। ये सेल है, अगर ये सिंगल रहेगा तो सेल कहते हैं, मल्टीपल रहेगा, अगर दो यहाँ पे रहता दो सेल या तीन सेल तो उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, ठीक है। ये ओपन है, ये क्लोज सर्किट है। ओपन सर्किट से करंट फ्लो नहीं होता है, क्लोज सर्किट से करंट फ्लो होता है। इट कंटेन्स डिफरेंट कंपोनेंट लाइक सेल और बैटरी, जैसे यहाँ पे सेल था, अगर दो लगाए तो बैटरी होता। वायर्स, ये वायर्स हैं आपके, ये वायर्स थे। स्विचेस, ये स्विच है। बल्ब, ये बल्ब था। आमीटर और वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं। आमीटर का सिंबल ऐसा कुछ होता है, अगर लगाना हो सर्किट में तो आमीटर को ऐसे, वोल्ट मीटर को ऐसे। आमीटर क्या करता है, आमीटर सर्किट में कितना करंट है उसको मेजर करता है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो आई होप आप लोग को इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। फर्स्ट हम जैसे कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन होगा इस तरफ। इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन है मतलब कि इसको मान लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। ये तो सिंपल हो गया। अब सर्किट में कैसे होता है करंट का डायरेक्शन, सर्किट में करंट जो होता है वो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल है बड़ा वाला, तो इस तरफ से जाएगा, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ठीक है। बस यही था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर सिंपली कंडक्टर है तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा। अगर सर्किट है तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर करंट का डायरेक्शन होगा। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब चार्ज किसका होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का होता है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा इसके अपोजिट होगा करंट का डायरेक्शन। इन केस ऑफ सर्किट करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड्स। अब समझते हैं, ये कोई कंडक्टर लिया है मैंने, कह रहा है कि इस कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है, मैं मान लेता हूँ इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस कंडक्टर का जो एंड है, एक एंड ये है, दूसरा एंड है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं मान लेता हूँ कि इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, ठीक है। बाय दिस लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब इसका मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब, इसका मतलब ये है कि जिस रेट से ये इंक्रीज़ होगा I, उसी रेट से भी इंक्रीज़ करेगा, जिस रेट से ये डिक्रीज़ करेगा उसी रेट से ये डिक्रीज़ भी करेगा। अगर करंट डबल हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल हो जाएगा, अगर करंट हाफ हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हाफ हो जाएगा। या फिर इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, तो I प्रोपोर्शनल टू V लिखो या फिर V प्रोपोर्शनल टू I लिखो। ऐसा लिखने का रीज़न है ताकि हमें जो हम निकालेंगे फार्मूला
वो इजीली निकल जाएगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो हटाते हैं साइन को, तो v इक्वल्स टू है आर आई। यहाँ पे r जो है ये r है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, नैलिटी कांस्टेंट, और इसका नाम है रेसिस्टेंट, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। हमारे पास फॉर्मूला क्या आया ओम्स लॉ से, v इक्वल्स टू आर आई, या फिर इसको आप सिंपली लिखें v इक्वल्स टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा v अपॉन आई। तो यही था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का जो डिराइव फार्मूला है वो है v इक्वल्स टू आई आर, r इक्वल्स टू v अपॉन आई भी लिख सकते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज ओम। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है, ठीक है। वैसे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है और इसका करंट होता है, लेकिन उसको स्पेशल नेम दिया गया है ओम, जिसका सिंबल है, ऐसे लिखते हैं हम लोग उसको, ओम को, ठीक है। और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब हम देखते हैं ये जो रेसिस्टेंस है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है वो समझते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर मेनली दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक कंडक्टर के लेंथ के, मैं मान लेता हूँ उसका लेंथ L है, और दूसरा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसको मैं A एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि इस कंडक्टर का रेसिस्टेंस R है, तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जो होता है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली को लिखने का तरीका है कि इसको सिंपली 1/A कीजिए। इसको पढ़ने का दो तरीका है, या तो आप बोलिए रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर बोलिए रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब 1/एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे बाय कंबाइनिंग। कंबाइनिंग का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब L और 1/A को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल का साइन है, L इंटू 1L, L/A। अब हम इस साइन को हटाएंगे। प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है रो, जिसका नाम है रेसिस्टिविटी। रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी निकालते इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L, रेसिस्टेंस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये होगा रेसिस्टिविटी निकालने का फॉर्मूला, यही है, ठीक है। इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, आप चाहें तो निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ की मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, बचा क्या, ओम मीटर। इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे, ओम मीटर। ये जो वो फैक्टर थे जिसपे किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस। रेसिस्टर मतलब सिंपली एक वायर है, ठीक है, जो कि सर्किट में जुड़ा होता है, उसका सिंबल ऐसा होता है। इसी को कहते हैं रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस, ठीक है। ये R1, R2, R3 कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे, रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस इन सीरीज। अगर एक रेसिस्टेंस के बाद दूसरा रेसिस्टेंस सीधा जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, सीरीज में कहलाता है। आप चाहें तो दो से ज़्यादा भी जोड़ सकते हैं, जितना चाहे उतना जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस दिए हैं, R1, R2, R3। इसको मैं एक सर्किट से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये निगेटिव है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव है। तो सर्किट में करंट फ्लो क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूँ ये जो पॉजिटिव वाला है इसकी पोटेंशियल V है, और जो निगेटिव वाला है इसकी पोटेंशियल 0 है, तो V - 0, तो V पोटेंशियल डिफरेंस है।
सपोज यहाँ से आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है कि जितने भी रेजिस्टर्स लगे हैं सब में करंट सेम जाता है, मीन्स R1 में भी करंट आई जाएगा, R2 में भी करंट आई जाएगा, R3 में भी करंट आई जाएगा, और वापस फिर सेल में ये आई करंट ही वापस चला जाएगा। तो आपने क्या देखा, फर्स्ट सीरीज में क्या होता है, करंट विल बी सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर्स। यहाँ लिखिए, इन सीरीज कॉम्बिनेशन current will be same across all resistors, मीन्स इससे भी आई करंट जाएगा, इससे भी आई करंट जाएगा, और इससे भी आई करंट जाएगा। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस कितना जा रहा है, यहाँ से V जा रहा है। अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो अगर यहाँ पे आई करंट जा रहा है और इसकी रेजिस्टेंस R1 है तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, IR1। इस यहाँ पे करंट सेम है I और रेजिस्टेंस R2 है, तो ओम्स लॉ से इसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगी, IR2। इसकी क्या हो जाएगी, सिमिलरली IR3। तो सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि आपने देखा इसकी पोटेंशियल डिफरेंस IR1V, इसकी IR2, इसकी IR3। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट। और ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब ये जो V गया है ये V ही बट के ये V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। तो सेकेंड कंक्लूजन क्या निकला, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट across each resistors। करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, डिफरेंट होती है। एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से V गया था तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होकर इसमें चला गया V1, इसमें V2, इसमें V3। अगर मैं मानूँ कि R1 वाला IR1 V1 है, IR2 V2 है और IR3 V3 है, तो ये V क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, V1 इक्वल्स टू IR1 फॉर रेजिस्टेंस, V2 इक्वल्स टू IR2 एंड V3 इक्वल्स टू IR3। तो सीरीज के लिए आपको दो ही बात याद रखनी है, पहला कि करंट सब में सेम होगा ऑल रेजिस्टर्स, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सबकी डिफरेंट होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब जितना सेल से चला है, अगर V चला है तो V इक्वल टू जितना रेजिस्टेंस है V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, मैंने सीरीज कनेक्शन पहले बना लिया है, जो पहले का फिगर था वही फिगर यही है। यहाँ पे तीन रेजिस्टर्स हैं R1, R2, R3। यहाँ पे मैंने सेल लगा दिया है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है, यहाँ से I करंट जा रहा है, ठीक है। तो सीरीज कनेक्शन है तो I करंट अगर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो I R1 में भी जाएगा, सेम करंट R2 में भी जाएगा I, और R3 में भी I जाएगा। ये सेम सर्किट मैंने यहाँ बनाया है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, इन तीनों के बदले एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिया है मैंने Req। अब इस रेजिस्टर को हम बाहर करेंगे, पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ 4R1। इस फिगर में करंट क्या जा रहा है इससे, I। अगर मुझे निकालनी है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस तो करंट इसमें क्या गया है, I, रेजिस्टेंस क्या है इसका, IR1, ठीक है। अब निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए फॉर R2। करंट क्या गई है, इसको मैं V2 मानता हूँ इसके लिए, करंट I है, रेजिस्टेंस क्या है R2, फॉर R3 V3 मानता हूँ मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट I है और रेजिस्टेंस R3 है। तो इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, IR1, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस IR2 और इसकी पोटेंशियल डिफरेंस IR3। सिंस कनेक्शन इन सीरीज तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मैंने बताया था आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट। तो ये जो है ये इक्वल हो जाएगा इन तीनों के, क्योंकि सर्किट मैंने सेम रखा है, सिर्फ यहाँ पे R इक्विवेलेंट कर दिया है इन तीनों के जगह पे। तो V इक्वल्स टू I R इक्विवेलेंट,
V1 क्या है, IR1 IR2 प्लस IR3, IR इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3, आई कैंसिल हो गया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर रेसिस्टेंस या रेसिस्टर सीरीज में अगर जुड़ा हो तो इक्विवेलेंट क्या होता है, जितना भी जुड़ा है उस सारे को ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 3 रेसिस्टर थे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर N होता तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। अगर N रेसिस्टर सीरीज में अगर जुड़े हों तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। जितने जुड़े होंगे सबके रेजिस्टेंस को आपको ऐड कर देना है, तो क्या आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। हम लोग इस पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एग्जाम्पल 12.7 फ्रॉम NCERT बुक। क्वेश्चन में आपको एक लैंप गिवन है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ये लैंप है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक है। एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ए पार्ट है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, आपको पहले निकालना है इसकी टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस ऑफ लैंप गिवन है हमें 20 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर जिस 4 ओम, दोनों ही सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। सिंस लैंप एंड कंडक्टर connected in series therefore equivalent resistance will be equal to resistance of lamp which is 20 ohm plus resistance of conductor which is 4 ohm, that is 24 ohm। तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी, 24 ohm। बी पार्ट द करंट थ्रू द सर्किट, अब हमें निकालना है करंट, ठीक है। सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी है, 24 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, इट मींस पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट। बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर। V है 6, R है 24, तो ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 अपॉन 4, 1 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 0.25। तो करंट क्या हो गया अक्रॉस सर्किट 0.25 एम्पियर, मतलब ये करंट जो है ये 0.25 एम्पियर है। नाउ कमिंग टू द सी पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर, इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी इंडिविजुअली। पहले हम आते हैं कंडक्टर पे, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर को मैं RC मान रहा हूँ, ये गिवन है आपको 4 ओम। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 0.25 एम्पियर, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर बाय ओम्स लॉ, 4 इंटू 0.25 दैट इज 1 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब निकालना है लैंप के लिए, बल्ब के लिए या लैंप जो भी है, रेजिस्टेंस ऑफ लैंप गिवन है आपको 20 ओम। करंट दोनों में सेम जाएगा क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में करंट सो सेम जाता है, करंट सेम है 0.25 एम्पियर। तो V इक्वल्स टू IRL, रेजिस्टेंस ऑफ I है 0.25 एंड दिस इज 20, तो ये क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप इज 5 वोल्ट। अक्रॉस लैंप इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो मैंने तीनों ही पार्ट सॉल्व कर दिए, A, B एंड C। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 213 फ्रॉम NCERT बुक। क्वेश्चन है ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, a 5 ohm resistors and 8 ohm resistors and 12 ohm resistors and a plug key all connected in series। आपको एक डायग्राम बनानी है, ठीक है, सर्किट डायग्राम बनानी है। इसमें 3 सेल्स कनेक्टेड हैं 2 वोल्ट के, मतलब बैटरी जो है वो 6 वोल्ट का है,
और आपको 3 रेसिस्टेंस गिवन है और वो सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले हम निकाल बनाते हैं बैटरी। 2 वोल्ट हो गया, ठीक है, मान लेते हैं 2 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, 6 वोल्ट हो गया ये, ठीक है। कह रहा है कि 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है जो कि सीरीज में है। तो ये 5 ओम मैं मान लेता हूँ, ये 8 ओम मैं मान लेता हूँ और ये 12 ओम मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये बनाना था आपको, साथ में एक प्लग की बनाना था, मैं प्लग की लगाना भूल गया, मैं यहाँ पे प्लग की लगा देता हूँ एक। ये है आपका प्लग की, ये बनाना था आपको। इसमें मेन था आपको ये बैटरी लगाना, ठीक है। तो पहले प्लस फिर माइनस, तो 2 वोल्ट, फिर प्लस फिर माइनस 4 वोल्ट, फिर प्लस फिर माइनस 6 वोल्ट। ये 2 वोल्ट के तीन सेल हो गए, ठीक है। और ये 3 रेसिस्टर्स हैं, 5 ओम, 8 ओम, 12 ओम, और यहाँ पे एक प्लग है। क्वेश्चन 2, ये भी इंटेक्स क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक से, पेज नंबर है 213। क्वेश्चन है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। इस सर्किट को रीड्रॉ करना है। पुटिंग एन ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure potential difference across the 12 ohm। कह रहा है कि एक आमीटर लगानी है जो कि करंट मेजर करेगा, और 12 ओम रेसिस्टर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगानी है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। व्हाट विल बी द रीडिंग इन आमीटर एंड द वोल्ट मीटर। आपको बताना है कि एमीटर की रीडिंग क्या होगी और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। पहले मैं सर्किट को रीड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है। 6 वोल्ट, 2 वोल्ट ये हुआ, 4 वोल्ट एंड 6 वोल्ट, ठीक है। अमीटर जो होता है वो हमेशा सीरीज में लगा होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगा होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। अमीटर हमेशा सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है। एक प्लग मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। ये है 5 ओम, 8 ओम और ये है 12 ओम। तो अमीटर लगाना है सीरीज में आपको, तो यहाँ पे कहीं पे आप अमीटर लगा दीजिए। इसका प्लस एंड हो गया, ये माइनस एंड हो गया, ये प्लस है ये माइनस है। सेकंड आपको निकालना है, वोल्ट मीटर लगाना है अक्रॉस 12 ओम रेसिस्टर्स। तो यहाँ पे पैरेलली हम लगा देंगे एक वोल्ट मीटर, ठीक है। अब हमें निकालनी है अमीटर की रीडिंग, करंट मेजर करता है। तो ये तीनों सीरीज में है, तो पहले निकालेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, 5 + 8 + 12 विच विल बी इक्वल टू 25 ओम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने की है, 6 वोल्ट की। पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। V इज 6 और ये है 25। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 0.24। तो मीन्स करंट 0.24 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे सीरीज में हैं, तो इसमें भी 0.24, इसमें भी 0.24, इसमें भी 0.24 और इसमें भी 0.24। तो अमीटर की रीडिंग कितनी होगी, 0.24 एम्पियर। रीडिंग ऑफ अमीटर इज 0.24 एम्पियर। अब हमें निकालनी है वोल्ट मीटर, इसकी रीडिंग निकालनी है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालनी है। तो रेजिस्टेंस कितना है इसका, 12 ओम, इसी का निकालना है। करंट कितना फ्लो हो रहा है उसमें, 0.24, क्योंकि सीरीज में है ये भी, इसमें 0.24। आपको निकालना क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, दैट इज 12 इंटू 0.24, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2.88 वोल्ट। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी, 2.88 वोल्ट। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इज 2.88 वोल्ट। रेसिस्टर्स इन पैरेलल, सीरीज में क्या देखा हमने, रेसिस्टर्स क्या होता है, एक के बाद एक जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच में 2 या उससे ज्यादा रेसिस्टेंस जुड़े होते हैं। कैसे, जैसे मैंने एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, एक रेसिस्टेंस ये हो गया, मान लेता हूँ R1। एक रेसिस्टेंस ये हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ R2। एक रेजिस्टेंस मैंने ये लिया, इसको मैं मान लेता हूँ R3। तो मैंने क्या बोला,
अगर दो पॉइंट के बीच में मल्टीपल रेजिस्टेंस अगर जुड़े हैं तो ये क्या है, पैरेलल में। इसको मैं एक सेल से सर्किट में डालता हूँ, मतलब मैं से एक सेल से जोड़ देता हूँ, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V मानता हूँ, तो मगर ये पोटेंशियल V है, ये तो ज़ीरो है। ये V है पोटेंशियल डिफरेंस, V है पोटेंशियल इसकी, ठीक है। तो इस एंड की पोटेंशियल V होगी, ये ज़ीरो है तो इसकी भी ज़ीरो होगी। अब देखिए फॉर R1 इसके इस एंड की पोटेंशियल कितनी है, V, इस एंड की कितनी है, ज़ीरो, तो डिफरेंस कितना होगा, V माइनस ज़ीरो V। R2 के लिए आइए, इस एंड की पोटेंशियल कितनी है, V, इस एंड की ज़ीरो, तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, V माइनस ज़ीरो V। थर्ड वाले में आते हैं, इसके इस एंड की पोटेंशियल V है, इस एंड की पोटेंशियल ज़ीरो है, तो R3 की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी होगी, V माइनस ज़ीरो V। तो हमने क्या देखा, पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, और सीरीज में क्या था, करंट सेम था। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम across all resistors, each resistors in parallel combination। ठीक है, सपोज में यहाँ से I करंट जा रहा है, ठीक है, ये I। अब हम निकालेंगे रेजिस्टेंस R1 में कितना करंट जा रहा है फॉर R1, ठीक है। मैं इसको बाहर कर दे रहा हूँ R1 को, यही था आपका R1, ठीक है। V कितनी थी, इसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी, V, और रेजिस्टेंस कितना है, R। तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू आई आर होता है, I इक्वल्स टू V अपॉन R। यहाँ पे V तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, R1, तो इसको मैं I1 मान लेता हूँ। तो इससे करंट क्या जा रहा है, I1। अब आते हैं फॉर R2, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1 फॉर R2। ये है आपका R2, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V है और ये क्या है, रेजिस्टेंस R है। यहाँ पे I2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R2 और R3। ये R3 है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V है और रेजिस्टेंस कितना है, R3, तो करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन R3, ठीक है। I करंट यहाँ से गया और ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें गया I1, इसमें गया I2, इसमें आया I3, फिर फाइनली तीनों कंबाइन होकर के यहाँ से आ ही जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, सेल से जितना करंट बाहर जाता है उतना ही करंट अंदर वापस जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ से आई गया, इसमें से I-1 आ गया। इस केस में एक चीज़ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस सेम और करंट क्या होता है, डिफरेंट और डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, करंट इज डिफरेंट across each resistors and distributed मतलब I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया। पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स, करंट इज डिफरेंट, सबके लिए करंट डिफरेंट होगा, लेकिन क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट मतलब जितना करंट जा रहा है, आई जा रहा है, तो इसमें आई का कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ पार्ट इसमें, कुछ पार्ट इसमें, मीन्स आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन, ये तीनों पैरेलल में है। ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन के बदले में यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इससे भी करंट आई जा रहा है, इससे भी करंट आई जा रहा है, क्योंकि दोनों सर्किट सेम है। इस केस में करंट क्या होगा, आई इक्वल्स टू, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि रेजिस्टेंस यहाँ पे R इक्विवेलेंट है। यहाँ पे भी करंट आई जा रहा है, लेकिन ये करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। इसमें जाएगा I1, इसमें I2 और इसमें I3,
तो पहले हम I1, I2 और I3 निकालेंगे। तो लिखिए फॉर R1, फॉर रेसिस्टेंस R1। पोटेंशियल डिफरेंस तीनों की सेम है क्योंकि पैरेलल में है। पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है? V। तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? V अपॉन R1 फॉर R2। I इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए भी V है अपॉन R2 फॉर R3 फॉर थर्ड रेसिस्टर्स। I इक्वल्स टू ये I1 है, ये I2 है और ये I3 में मान रहा है। तो V अपॉन R3, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। मतलब इस तरफ जा रहा है I1 करंट जो कि है V अपॉन R1, इस तरफ जा रहा है I2 करंट जो कि है V अपॉन R2 और इसमें जा रहा है I3 करंट जो कि है V अपॉन R3। ये कनेक्शन जो है ये पैरेलल में है सिंस रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल तो पैरेलल में मैंने क्या बताया था आपको? करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो करंट इक्वल्स टू क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3। I क्या है? V अपॉन R इक्विवेलेंट। I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 एंड I3 V अपॉन R3। तो V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, इस पूरे में से V कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा? ये 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, V कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या आपके पास? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो जब भी रेसिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ पे 3 मैंने यूज़ किया क्योंकि हमारे पास 3 है। 2 होता तो 2 यूज़ करते, अगर n होता तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू 1 अपॉन Rn। If there are n resistors connected in parallel, their equivalent resistance is given by 1 by R equivalent equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 plus dot dot 1 plus 1 upon R1। ये तब होगा जब n resistors पैरेलल में जुड़े होंगे। बाद बाकी जितने जुड़े होंगे आपको उतना तक ही जोड़ना है। अब इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम। ये एग्जाम्पल 12.8 है, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.110, ये है फिगर 12.110। सपोज द रेसिस्टर्स R1, R2 एंड R3। ये R1 है, R2 है, R3। ये 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 30 ओम है। ठीक है, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, जो कि 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। कैलकुलेट, ए है द करंट थ्रू द ईच रेसिस्टर्स। इससे करंट कितना जा रहा है, इससे कितना जा रहा है, इससे कितना जा रहा है। ठीक है, पहली बात ये पैरेलल है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस सब में क्या होगा? सेम होगा। जो 5 की होगी वही 10 वाले की, वही 30 वाले की होगी। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं फॉर 5 ओम रेसिस्टर्स, उसके लिए करंट निकालेंगे। रेसिस्टेंस क्या है? 5 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट by Ohm's law V equal to IR means I equals to V upon R। V is 12, 5 to 2.4, इसको मैं मानता हूँ I1। 2.4 एम्पियर। रेसिस्टर्स 5 ओम जो है उससे करंट कितना जाएगा? 2.4 एम्पियर। अब आते हैं हम लोग 10 वाले पे। फॉर 10 ओम रेसिस्टर्स, रेसिस्टेंस कितना है? 10 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा? उसको मैं I2 मान लेता हूँ। V अपॉन R, V is 12, R is 10, that is 1.2 एम्पियर। ठीक है, अब आ जाए 30 ओम के लिए। फॉर 30 ओम रेसिस्टर्स, resistance is 30 ohm,
पोटेंशियल डिफरेंस इज 12 वोल्ट, इसको मैं I3 मान रहा हूँ, V अपॉन R मीन्स 12 अपॉन 30, 6 से 2 टाइम्स में गए 5 टाइम्स में, दैट इज 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो इससे जाएगी करंट कितनी, 2.4, 10 वाले से 1.2 और 30 से 0.4 एम्पियर। बी पार्ट है तो टोटल करंट, तो कितना सर्किट में करंट जा रहा है वो कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था, आपको पैरेलल में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर यहाँ से आई करंट जा रहा है तो कुछ पार्ट इसमें जाएगा, कुछ इसमें, कुछ इसमें। तो मैंने माना है कि ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है। तो अगर इन तीनों को सम कर देंगे तो हमारा I आ जाएगा, तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 है 2.4, I2 है 1.2 और ये है 0.4। 2.4, 2.8, 3, 4, दैट इज 4 एम्पियर। तो सर्किट में कितना करंट जा रहा है, 4 एम्पियर। ये I जो है ये 4 एम्पियर है। सी द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, अब इस सर्किट की रेजिस्टेंस निकालनी है। ये पैरेलल में है तो हमें क्या निकालना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पैरेलल के केस में क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। R1 हमारे पास है 1/5 है, R2 10 है और R3 30 है। एलसीएम 30 आ जाएगा, 5 10 30 का, 5 से 6, 10 से 3 और 30 से 1, दैट इज 10 अपॉन 30, दैट इज 1 अपॉन 3। तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 ओम। तो सर्किट रेजिस्टेंस कितनी होगी, 3 ओम। इस तरह से मैंने ए, बी और सी तीनों पार्ट सॉल्व कर दिया। एग्जाम्पल 12.9, इफ इन फिगर 12.12, ये 12.12 फिगर है, R1 इज 10 ओम, ये 10 ओम है, R2 40 ओम है, R3 30 ओम है, R4 20 ओम है और R5 60 ओम है। ठीक है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है इस तरह से। ठीक है, कैलकुलेट, ये है टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट की रेजिस्टेंस कितनी होगी आपको बतानी। ठीक है, अब देखिए R1 R2 पैरेलल में है, R3 R5 ये भी पैरेलल में है, R3 R4 एंड R5। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे हम, फिर इन तीनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे और फिर टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो लिखिए, सिंस R1 and R2 are connected in parallel, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हुआ इस केस में, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 मीन्स 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 40। 10 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 40। तो 4 प्लस 1 दैट इज 5 अपॉन 40, 1 अपॉन 8। अगर सॉरी ये 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, पैरेलल में है तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 8। यहाँ लिख दे रहा हूँ, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 मीन्स इन दोनों के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया, 8 ओम। ठीक है, सिमिलरली हम निकालेंगे हम R3 R4 एंड R5। तो लिखिए, सिंस R3 R4 and R5 are connected in parallel इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 30 R3, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 60। तो इसके एलसीएम क्या आ जाएगी, 60। तो 2 प्लस 3 प्लस 1 दैट इज 6 अपॉन 60, दैट इज 1 अपॉन 10। मीन्स इसके लिए इक्विवेलेंट कितना हो गया, 10 ओम। अब देखिए अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आया आपका, 8 ओम, और इन दोनों के लिए कितना आया, 10 ओम। अब ये दोनों ये जो आर इक्विवेलेंट ये वाला है, R3 R4 एंड R5 और आर इक्विवेलेंट फॉर R1 एंड R2, ये दोनों सीरीज में होंगे। तो देखिए टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट, और जब सीरीज में होंगे तो क्या होंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, रेजिस्टेंस इन सर्किट। सिंपली इन दोनों को ऐड कर देना है। तो 10 ओम
प्लस 8 ओम दैट इज 18 ओम। ये था आपका ए पार्ट, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट। बी है द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 12 वोल्ट। क्या निकालना है हमें, करंट। आई इक्वल्स टू होता है वी अपॉन आर, तो 12 अपॉन 18, तो 2 अपॉन 3, कैंसिल कीजिए इसको, 6, 0.66, तो करंट कितना जाएगा 0.66 एम्पियर। तो इस सर्किट में, सर्किट का करंट कितना है 0.66 एम्पियर, और सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 18 ओम। नाउ वी विल डिस्कस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहले हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट ले रहा हूं मैं रूम हीटर। रूम हीटर को जब आप ऑन करते हैं तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई होती है, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। क्यों, तभी जाकर के वो रॉड जो होता है वो रेड हो जाता है, प्रेस, इसको आयरन कहते हैं आप इसको जब ऑन करते हैं, इसमें क्या जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन कन्वर्ट किस में होता है हीट एनर्जी में, इसलिए सरफेस क्या हो जाता है हॉट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। अब इसी को हम देखेंगे एक कंडक्टर के एग्जाम्पल के साथ और फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मैं एक कंडक्टर ले रहा हूँ, कंडक्टर मीन्स जिसके होकर के करंट फ्लो कर सके, ठीक है। इसको मैं एक सेल से जोड़ रहा हूँ, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस V है, मीन्स पॉजिटिव, ये V है, ये 0 है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। करंट I फ्लो हो रहा है। फर्स्ट आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V माइनस 0 V। तो पोटेंशियल डिफरेंस का अगर डेफिनेशन से उसका फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यही मैंने बताया था आपको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, मीन्स V इक्वल्स टू WQ। अगर मैं एज्यूम करूं कि इस सर्किट में I करंट फ्लो हो रहा है फॉर टाइम t थ्रू द कंडक्टर, इफ I करंट flowing through the conductor for time t, तो चार्ज कितना, टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा I इंटू टी, देन टोटल चार्ज विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर विल बी इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू I T। इसको थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे QV। यहाँ पे जो QV है इसमें Q की वैल्यू डाल दूंगा मैं, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, W इक्वल्स टू QV है, तो Q हमने क्या निकाला I इंटू टी इंटू वी। बाय ओम्स लॉ V क्या होता है I इंटू R, ठीक है, दैट मीन्स I स्क्वायर R P। तो ये जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है यही हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे हमने वर्क डन यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम हीट एनर्जी, हीट इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। इसको कुछ और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो देखिए क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे R से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और R से डिवाइड भी कर रहा हूँ। I स्क्वायर आर टी पहले से था, R से मल्टीप्लाई कर दिया और R से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया I स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी अपॉन आर। ये क्या V स्क्वायर हो गया, तो V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये है आपका हीट एनर्जी का फॉर्मूला, I स्क्वायर आर टी, या फिर आप यूज कर सकते हैं V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। आई होप आप लोग समझ गए होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इसे कैसे हम लोग को डिराइव करते हैं। अब हम लोग कुछ मेरे को सॉल्व करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे। ये एग्जांपल 12.10 है एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग एज एट द मैक्सिमम रेट। जब मैक्सिमम रेट पे हीट करते हैं तो कितना कंज्यूम करता है 840 वॉट, एंड 360 वॉट व्हेन द हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट, और जब मिनिमम रेट पे हीट करते हैं तो वो 360 वॉट कंज्यूम करता है। द अप्लाइड वोल्टेज 220 वोल्ट, ये वोल्टेज इतना है,
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। आपको दोनों ही केस में करंट बतानी है और रेजिस्टेंस बतानी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस बाय केस लेते हैं। व्हेन हीटिंग is at the maximum rate, उस केस में पावर क्या है 840 वाट, और V क्या है उस केस में 220 वोल्ट। P इक्वल्स टू क्या होता है VI, तो यहाँ से I कैलकुलेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा P अपॉन V। P है 840 और V है 220, 0 0 कैंसिल, 2 से ये 42 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 11 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो कैंसिल करने पाएगा 3.82। तो करंट कितना आया फर्स्ट केस में 3.82 एम्पियर। रेसिस्टेंस भी निकालनी है, तो V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V क्या है 220 और I क्या है 3.82। इसको सॉल्व करने पे आएगा 57.6 ओम। रेसिस्टेंस इज 57.6 ओम, 60 ओम। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं कर रहा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है। ये था व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, और जब कैलकुलेशन अगर नहीं कर पाए तो मुझे बताइए वीडियो कमेंट्स में, मैं कैलकुलेशन भी कर दूंगा। सेकेंड है व्हेन हीटिंग इज एट द मिनिमम रेट, व्हेन हीटिंग is at the minimum rate, इस केस में पावर क्या है 360 वाट, ठीक है। V है 220 वोल्ट, तो I इक्वल्स टू P अपॉन V, जो मैंने यहाँ पे लगाया। P क्या है 360 और V क्या है 220, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 18 अपॉन 11। इसको सॉल्व करने पे आता है 1.64 एम्पियर। तो सेकंड केस में करंट क्या हो गया 1.64 एम्पियर। अब निकालेंगे रेसिस्टेंस, तो V इक्वल्स टू आई आर, R इक्वल्स टू V अपॉन आई। V क्या है 220 और I क्या है 1.64। इसको सॉल्व करने पे आता है 134.15, तो ये हो गया ओम। रेसिस्टेंस इज 134.15 ओम। ये था सेकंड केस में, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप लोग की बहुत बड़ी कमजोरी है। कैलकुलेशन करना सीखिए, क्योंकि आप टेंथ में अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं दैट इज बिग डील। सो कैलकुलेट, और अगर नहीं होता है तो फिर आप पूछ सकते हैं मेरे से, मैं सॉल्व कर दूंगा। एग्जाम्पल 12.11, 100 joules of heat is produced per second in a 4 ohm resistors. What is the potential difference across the resistance? Means heat energy given है आपको 100 जूल, ठीक है। रेसिस्टेंस गिवन है 4 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। H इक्वल्स टू क्या होता है I स्क्वायर R T पर सेकेंड, मीन्स टाइम गिवन है आपको 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे I, तो I स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा H अपॉन RT, इसको डिवाइड कर दिया करके हम, तो I इक्वल्स टू अंडर रूट H अपॉन RT। H क्या है 100, R क्या है 4 और टाइम क्या है 1, तो 25। I इज अंडर रूट 25, दैट इज 5 एम्पियर। तो करंट कितना आ रहा है 5 एम्पियर। रेसिस्टेंस हमें पता है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हमें। V इक्वल्स टू आई आर, I is 5 and R is 4, that is 20 volt. The potential difference across the resistance is
is 20 volt. Now we will discuss electric power. उसके पहले हम समझेंगे पावर. पावर आप 9th में भी पढ़ चुके हैं. पावर का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये वर्क एनर्जी में था क्लास 9 में. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक ऐड हो गया, जहाँ की इलेक्ट्रिक पावर. Electric power means electric work done per unit time. It is the electric work done per unit time. It is the electric work done per unit time. तो फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक वर्क डन मीन्स W अपॉन टी. हम देख चुके हैं V इक्वल्स टू क्या होता है? W अपॉन Q. पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. वर्क डन इक्वल्स टू Q इंटू V. तो जहाँ पे W है वहाँ पे हम Q भी डाल देंगे. QV अपॉन 2. Q इक्वल्स टू IT होता है, हम जानते हैं, IT इंटू V अपॉन T. T कैंसिल हो गया. P इक्वल्स टू क्या हो गया? VI. एक फॉर्मूला ये हो गया. ओम्स लॉ से V क्या होता है? IR इंटू I स्क्वायर R. दूसरा फार्मूला आपका ये हो गया, सेकेंड फार्मूला, फर्स्ट फार्मूला. ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे हम? इसमें R से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. ये तो है ही पहले, इसमें R से मल्टीप्लाई कर दिया और R से डिवाइड भी कर दिया. ये क्या हो गया? I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर अपॉन R. इसको लिख सकते हैं I स्क्वायर R स्क्वायर को V स्क्वायर अपॉन R, क्योंकि I R क्या होता है? V स्क्वायर मीन्स I स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R. तो P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R. तो पावर के 3 डेफिनेशन आए इलेक्ट्रिक पावर के. V स्क्वायर अपॉन R, P इक्वल्स टू VI एंड P इक्वल्स टू I स्क्वायर R. अब हम लोग देखेंगे एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे. पहले हम आते हैं इलेक्ट्रिकल पावर पे. अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा इसे. इलेक्ट्रिकल पावर जो होता है इलेक्ट्रिकल वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम. ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी वर्क कैसे करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करके. तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क डन है वहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम. ये क्या है? P. इसको हम लोग E से रिप्रेजेंट करते हैं, E अपॉन T. P इक्वल्स टू P इंटू टी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, याद रखिएगा. SI यूनिट ऑफ पावर वॉट होती है, ये पहले से जानते हैं आप क्लास 9 से ही. SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं. इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक कमर्शियल यूनिट भी होता है. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलो वॉट आवर, KWH. मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे किलो वॉट आवर. ये लास्ट टॉपिक था इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 का. सारे टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए. अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे इस पे बेस्ट. एग्जाम्पल 12.12 क्वेश्चन है, an electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power of the bulb? ठीक है, पावर निकालनी है. करंट गिवन है आपको 0.5 एम्पियर. ठीक, पोटेंशियल V गिवन है आपको 220 वोल्ट. पावर निकालनी है, तो पावर क्या होता है? V इंटू आई. तो 220 इंटू 0.5, 220 इंटू 5 अपॉन 10, ये कैंसिल हो गया. दैट इज 110 वॉट. तो पावर ऑफ बल्ब क्या है? 110 वॉट. Example 12.13 from NCERT book.
An electric refrigerator rated 400 watt operates 8 hours per day. What is the cost of the energy to operate it for 30 days at rupees 3 per kilometer? ठीक है, पावर कितनी गिवन है? 400 वाट. ठीक है, 8 आवर्स पर डे कंज्यूम होता है फॉर 30 डेज. तो टोटल एनर्जी कंज्यूम क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, पावर है 400 वाट, दिन में 8 आवर्स वो यूज होता है फॉर 30 डेज. तो क्या हो जाएगा ये? 32 96,000 वाट आवर. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो वाट होती थी और ये आवर है. ठीक है, अब इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है किलोवाट आवर. तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 96 किलोवाट आवर. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर is equal to rupees 3. Therefore, cost of 96 kilowatt hour is 96 into 3, 18,220 rupees INR. ये लास्ट न्यूमेरिकल था सॉल्व एग्जाम्पल का. सारे थ्योरी हो गए, सारे सॉल्व एग्जाम्पल हो गए. हाँ, कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए. साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.